हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये एपिसोड जो चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया था रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उससे संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने वहाँ पे कवर कराया था। फिर आज इस एपिसोड में हम लोग खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन और इसके आगे जो भी आंदोलन हुए उसके बारे में, जैसे साइमन कमीशन का भारत आना, या फिर आगे जो भी गोलमेज सम्मेलन हो गया, तो ये सब सारे चीज़ों को हम इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है। आपका जो बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रश्न होता है, बीपीएससी या यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस की इम्पोर्टेंस होती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कोशिश रहेगी कि मैं 3-4 एपिसोड को, मतलब 3-4 टॉपिक को मैं इसी वीडियो में कवर करूं। तो वीडियो लंबा होगा, लास्ट तक बने रहिए। और पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक जो है मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट हमेशा वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। जब कोई भी वीडियो आती है वहाँ पे मिल जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा इसका वो लोग भी उठा सकें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है, ये जो एपिसोड है, ये टॉपिक जो है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे हम लोग। डिटेल से नहीं पढ़ेंगे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में हम लोग एग्जाम में हम लोग जा करके अच्छे से मार्क करके आ जाए। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। ठीक है। ये आंदोलन जो हो रहा था वो तुर्की में हो रहा था, लेकिन भारत में भी क्या किया गया, इसको खिलाफत आंदोलन को चलाया गया। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है। ये प्रश्न आ जाएगा, एग्जाम में दे देगा कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ऑप्शन में आपका ये जो रहेगा शौकत अली और मोहम्मद अली, तो उस पर आप लोगों को टिक कर देना है, मतलब उसको वहीं आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन जो मतलब स्टार्ट हुआ था, आरंभ जो हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये CR दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास ने अपनी क्या की थी, वकालत छोड़ दी थी। इन्हीं का, चित्तरंजन दास का ही नाम है CR दास। ठीक है, CR दास। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि स्पष्ट दिखाई दे। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। और एक और आएगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब कैसर ये हिंद क्या है, तो कैसर ये हिंद ये है कि जब मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने यहाँ भारतीयों को प्रेरित किया था जाकर के वहाँ युद्ध में भाग लेने के लिए। तो इसीलिए जो सार्जेंट जो थे उन्होंने कैसर ये हिंद, जो गवर्नर जो थे उन्होंने क्या किया था कि कैसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ था, तो 21-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, ये कि फर्स्ट मास मूवमेंट कौन था, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। किसने महात्मा गांधी को यह लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे देखेंगे कि चौरा चौरी जो कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के
जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है वहाँ पे ये घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो ये बारदोली में थे। ठीक है, ये बारदोली में थे उस समय। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। उस समय का जो समय था ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ मतलब वैल्यू था, कमाई होती थी या फिर वैल्यू था, तो वो था वकालत करना, बैरिस्ट्री। और उसने क्या किया था कि कौन कौन छोड़ दिए थे, तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिया था, सी आर दास ने छोड़ दिया था, श्री राजगोपालाचारी ने छोड़ दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने, अरुणा आसफ अली ने और टी प्रकाशन ने और राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे। जैसे ये प्रमुख वकील थे, इन्होंने क्या किया था, अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक में क्या है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ, इससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले कौन थे, तो सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने किस पद से त्याग दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। स्वराज पार्टी के गठन के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 1923 में हुई थी। कौन थे, तो सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। तो स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो सी आर दास ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था जब असहयोग आंदोलन असफल रहता है, चौरी चौरा जो कांड हो जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं क्रांतिकारी लोग, आंदोलनकारी लोग जब क्या करते हैं ना, चौरी चौरा में एक जा करके पुलिस स्टेशन को ही फूंक देते हैं। फिर महात्मा गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे, तो देखते हैं कि मेरे आंदोलन में हिंसा हो गया, तो क्या करते हैं, आंदोलन को वो क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि वो आंदोलन जो है एक असफल रहा। तो असफल होने के पश्चात मतलब ठीक बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक बाद स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे माना जाता है गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। 1924 में हुआ था, नवंबर 1924 में। महात्मा गांधी थे, सी आर दास थे तथा मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। 1925 में जो विठल भाई पटेल थे, इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया, तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी में क्या हुआ था, स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। कौन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा था उसको क्या किया, तो फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, स्वाधीनता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। आगे है कि नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया, तो नेहरू रिपोर्ट जो था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में निरस्त कर दिया गया। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था, 17 नवंबर 1921 को। आगे वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, साइमन कमीशन देखेंगे। साइमन कमीशन जो मतलब भारत में आया हुआ था, ठीक है। साइमन जिसको कमीशन साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो साइमन कमीशन जो आया था
तो उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं हम। तो साइमन कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1927 में साइमन एक नाम का एक वहाँ का अंग्रेज अधिकारी था, उसको नियुक्त किया गया था। 1927 में ये आया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब ये इसलिए किया था कि इसमें कोई भी जो कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सब विदेशी थे। तो जो यहाँ का लोग है वो ना समझेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो इसलिए और उसमें उस आयोग में क्या हुआ था कि सारे जो भी थे अंग्रेज अधिकारी ही थे। तो अंग्रेज अधिकारियों को क्या पता कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, भारत में क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ की दिक्कत है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसका बहिष्कार कर दिया गया। आगे देखते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे उन्होंने वहाँ से उसका विरोध करना चालू किया। तो फिर क्या हुआ, उनको लाठी लग गई, ठीक है। सैंडर्स नाम का एक अधिकारी था जिनकी लाठी से ये क्या हुआ कि ये घायल हो गए और कुछ दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो पंजाब केसरी वहीं लाला लाजपत राय को दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है बर्केन हेड ने की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। अब वो उस समय साइमन कमीशन का सारे भारतीय विरोध कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर पता नहीं क्यों इसका समर्थन क्यों कर रहे थे, ठीक है। डिटेल्स से मैं जब डिटेल्स में लेक्चर लेकर के आऊँगा तो फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, ओके। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों की समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो वर्केन हेड के द्वारा संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जो 1929 में जो रावी नदी के तट पे जो हुआ था ना लाहौर अधिवेशन, तो उसमें क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, उसको क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया गया था। आगे चैप्टर देखेंगे हम टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न को देखेंगे कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रश्न देखते हैं हम, तो जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग्रेजी होता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ओके। तो यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में दिया गया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया? तो दांडी गुजरात से आरंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा की समाप्ति की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं, ओके। आगे देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को ठहराया था। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पे थे? तो यरवदा जेल में थे। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और यही खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब शामिल हुए तो इसमें प्रथम बार इनको गिरफ्तारी की गई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसओबीडियंस की सफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को यानी कि क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व दिया। देखिए गांधी जी को क्यों बोला जाता है कि सारे भारत को एकजुट एक
एक धागे में पिरो करके रखा है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब भी ये कोई आंदोलन चालू करते थे, शुरू करते थे, तो क्या होता था कि जैसे ही बीच में आंदोलन को स्थगित करना होता था, तो जैसे आंदोलन स्थगित होता था उस समय ये रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव प्रोग्राम्स को चालू कर देते थे, ताकि लोग आंदोलन से और लोग संगठन से दूर ना हो। जैसे कि खादी का आपने देख लिया होगा कि खादी, महात्मा गांधी कहीं चरखा चलाना, फिर उसके बाद से स्वच्छता पे ध्यान देना, उसके बाद से फिर आप लोग देखिएगा नमक बनाने का कानून, नमक बनाना खुद से। ठीक है, तो इस तरह से ये रचनात्मक कार्यक्रमों को ये क्या करते थे, प्रोत्साहित करते रहते थे। इसलिए इनके जो भी आंदोलन हुए उसमें बहुत सारे जनमानस ने भाग लिया और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। एक सेकेंड, थोड़ा ये यहाँ पे तो आगे देखेंगे प्रश्न कौन सा है। तो आगे वाला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल जो रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट में तो होते क्या थे कि जो भी रेजिमेंट के जो सैनिक होते थे वो अपने ही भारतीय होते थे, किसी का बेटा होता था, किसी का भाई होता था, किसी का पति होता था। तो फिर वो कैसे अपने बेटा, भाई और पति पे कोई कैसे गोली चला सकता है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। ओके, आगे देखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। ठीक है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती जिसको सी राजगोपालाचारी कहा जाता है ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदर अरण्यम की तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो प्रभावती देवी चंपारण बिहार से थी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स जो के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। आगे देखते हैं कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ओके, तो इस टॉपिक में जो है, टॉपिक का नाम है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन कर किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने इसमें लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, उसमें उन्होंने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी कि अर्धनंगा फकीर यानी कि हाफ नेकेड फकीर कहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे सम्मेलन है और प्रथम यहाँ पे वर्ष है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, एग्जैक्ट यहाँ पे डेट दिया गया है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के ये क्या हुआ, फेल्योर हो गया। ठीक है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस भारतीय नेता ने
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि 30, 31 और 32, तो 1930, 31, 32 तीनों में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं क्या क्या है। तो सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड की घोषणा कहा जाता है, की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसी ने किया था। हरिजनों यानी कि दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का गठन किया था। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के समय इन्होंने किया था। उस समय यह यरवदा जेल, जो पुणे के यरवदा जेल में ये बंद थे। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? तो दलित वर्ग से पूना पैक्ट संबंधित है। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71, ठीक है, और 71 और 148 सीटें दी गई थी। मतलब सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148 सीटें दी गई थी। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है, यह किसका कथन था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1932 में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है कि विंस्टन चर्चिल जो था उस समय, उसने क्या कहा था कि सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ठीक है, तो एक और टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा लो, स्किप मत कीजिएगा लो, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम इसको 2 से 3 बार देखिएगा, याद हो जाएंगे, और एकदम इससे 100% प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है, टॉपिक देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 में किया गया। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। ठीक है, पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। नेक्स्ट देखते हैं कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? तो 28 माह तक शासन किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा यानी कि गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को इसने परास्त कर दिया था।
जबकि कहा जाता है ये और कि इसमें महात्मा गांधी जो थे पटाभी सीतारमैया का पूरा फुल सपोर्ट पटाभी सीतारमैया को पूरा सपोर्ट महात्मा गांधी दे रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब पटाभी सीतारमैया ही नहीं बल्कि उनके जगह पे महात्मा गांधी एक तरफ से कहा जा सकता है कि वहीं खड़े थे। लेकिन क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस क्या वहाँ पे विनर बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया जाता है, लेकिन पटाभी सीतारमैया वहाँ पे हार जाते हैं। और इसी को महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार इसको बताया है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, ठीक है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, तो इसके संस्थापक जो थे वो आरएसपी यानी कि इसके संस्थापक जो थे जोगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना 19 मार्च 1940 ईस्वी को बंगाल में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो 1937 में असम में जो हुआ था उस समय असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला थे, बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे, बंगाल के फजलुल हक थे, उड़ीसा के बीएन दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब थे। वहीं जो सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान भी बोला जाता है, उनका नाम था। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत यानी कि जीबी पंत थे। मध्य प्रांत के एनबी खरे थे, बम्बई के बीजी खरे थे, और मद्रास के सी राजगोपालाचारी, और सिंध के अल्लाह बख्श, पंजाब के सिकंदर हयात खान थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक स्थापना किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो हैं यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो रफ़ी अहमद किदवई बने थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित यहाँ पे देखेंगे क्या क्या संस्थापक कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था, ये सब देख लेते हैं। तो संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको एससी बोस भी बोला जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं का नारा है। स्थापना 3 मई 1939 को मुकर यानी कि उन्नाव में हुआ था। उद्देश्य जो था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य कौन थे? तो देवव्रत विश्वास जो महासचिव थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद भी इसके सदस्य थे। एक इंफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव यानी कि विधानसभाओं में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला टॉपिक देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न ये लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लेनलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लेनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो 17 अक्टूबर 1939 को घोषित किया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस
अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो शुरू हुआ था, उस समय विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में स्वीकार कर लिया गया। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खान के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। आगे देखते हैं कि ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को चुना गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे द्वितीय सत्याग्रही थे, और विनोबा भावे जो थे महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल ने यह कथन कहा था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं। जैसे साइमन कमीशन उस समय आया था, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। सांप्रदायिक पंचायत के समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वेवल योजना के समय लॉर्ड वेवल थे, और कैबिनेट मिशन के दौरान लॉर्ड वेवल ही थे। माउंटबेटन योजना के दौरान जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और बाल्कन प्लान के दौरान भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। कंफ्यूजन में मत आइएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो सबसे पहले जो दयानंद सरस्वती ने किया था। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों, बस इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम नेक्स्ट एपिसोड जो होगा, लास्ट एपिसोड होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और आप लोग उसको देखिएगा। जस्ट बहुत जल्द ही उसको भी अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम लोग क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के भारत की आज़ादी हम लोग करवा देंगे, और उसके बाद से जो भी मिसलेनियस प्रश्न जो भी होंगे, जो छूट गया होगा, उसको भी मैं करवा दूंगा, और ताकि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो ये इस लेक्चर में इतना ही। और भी सब्जेक्ट का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं जा कर के लिंक के थ्रू से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो बस इतना चाहिए आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय और अपनी सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और अपनी सुझाव को बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब किसी का बहुत बहुत धन्यवाद। GS IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।